डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के सभी लर्नर्स को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट प्रोजेक्ट वर्क कोविड सिनेरियो में करने के, और साथ ही में जिनको रीसबमिट करना है उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज का सत्र 4 से 5 और कल का सत्र 3:30 से 4 स्पेशली आपके क्वेश्चंस को ही आंसर करने के लिए लिया है। व्हाट्सएप में आपने मुझे भी कई क्वेश्चंस भेजे हैं, मैंने कईयों के जवाब दिए हैं, सबको देना मुश्किल है। कई लोगों ने फ़ोन से भी पूछा है, तो आप सब लोगों ने जो मुझसे पूछा है उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं और उनका मैं जवाब दे रही हूँ। तो पहले 15-20 मिनट कार्यक्रम में मैं आपको जवाब देती हूँ, जो ऑलरेडी आप लोग कई कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रही हूँ, और उसके बाद आप लोग फ़ोन करके मुझसे कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं। पर पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जो मैं बता रही हूँ वो सुन लें। तो सबसे पहले बातचीत मैं करूँगी जिन स्टूडेंट्स को रीसबमिट करना है, जिनकी मार्क लिस्ट में रीसबमिट दिखा रहा है और उनको प्रोजेक्ट वर्क दोबारा करना है, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। जिनको रीसबमिट करना है उनको कमेंट शीट आएगी, हो सकता है अभी तक नहीं आई है, थोड़ा समय लगता है पहुंचने में, आप उसका वेट करें। पर मेन बात जो मुझे सबको कहनी है कि कमेंट शीट का वेट करना चाहें तो करें, पर मेरा सुझाव होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क दोबारा शुरू कर लें, क्योंकि मोस्ट कमेंट शीट्स में इवैल्यूएटर के यही कमेंट हैं। और जिनको रीसबमिट मिला है उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या मैं वही प्रोजेक्ट फाइल दोबारा सबमिट कर सकती हूँ कुछ करेक्शंस करने के बाद। इसके जवाब में ये बात है कि हर एक की कमेंट शीट में क्लियरली लिखा है कि पुराना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगभग केसेस में ये पाया गया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कई दूसरी अन्य फाइलों के साथ एकदम सेम है। इसलिए जो पुराना प्रोजेक्ट वर्क है वो दोबारा नहीं दिया जा सकता। आपको कमेंट शीट में केवल कुछ उदाहरण बताए हैं कि क्या दिक्कतें हैं प्रोजेक्ट वर्क में, केवल कुछ उदाहरण बताए हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को बताना संभव नहीं है। तो इसलिए जैसे मान लो लिखा है कि क्रिया सत्र की रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त है, उदाहरण के लिए क्रिया सत्र 4, 6, 12, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 4, 6, 12 की ही संक्षिप्त है रिपोर्ट। लगभग सभी रिपोर्टें संक्षिप्त हैं, वो केवल उदाहरण बताया है। तो ये नहीं है कि आप वो पुराने प्रोजेक्ट वर्क की वो रिपोर्ट अब आप बड़ी कर देंगे और वो सबमिट हो जाएगा। और सबसे मेन बात जो मैंने बताई कि कई प्रोजेक्ट वर्क एक दूसरे से हूबहू मिलते जुलते हैं, इस केस में ये एक बहुत गलत मामला हो जाता है, इसलिए आपको उसको प्रोजेक्ट फाइल को दोबारा ही बनाना होगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे आपको इस बात के लिए क्लियर करी। दूसरी बात, कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कि हम प्रोजेक्ट वर्क कब सबमिट कर सकते हैं। तो हमारा 30 नवंबर की गाइडलाइंस हैं, वही लेटेस्ट आपको फॉलो करनी है। आपने जब भी प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया उसके 1 महीने बाद आप प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट वर्क जो रीसबमिट करेंगे लोग, उनके लिए एक अलग पोर्टल बन रहा है यूनिवर्सिटी में। अभी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, वो बनेगा और दिखेगा, और आप लोगों को अलग से टाइम दिया जाएगा। इसलिए जो अभी पोर्टल बना है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले परसों तक डेट थी 15 और अब एक्सटेंड होके हो गई है 30 या 31, उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो पोर्टल आपके लिए नहीं है। आपको जब भी हम लास्ट कमेंट शीट भेजेंगे तब से हम आपको 1 महीने का टाइम देंगे अपना काम पूरा करके सबमिट करने का। अब ये आपके ऊपर है कि आप कमेंट शीट का वेट करना चाहते हैं, या क्योंकि रीसबमिट आपको अब अपने रिजल्ट में दिख रहा है, आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं। जो भी फाइल अब आप नहीं डालेंगे, चाहे वो रीसबमिट वाले स्टूडेंट्स हों, और क्योंकि अभी कुछ फ्रेश जनवरी 2020 के स्टूडेंट्स भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो जो भी अब प्रोजेक्ट वर्क अपलोड करा जाएगा, चाहे रीसबमिट की कैटेगरी में करा जाए चाहे फ्रेश,
वो 30 नवंबर की गाइडलाइंस के आधार पर ही बना होना चाहिए। ये गाइडलाइंस पहले भी थी, सितंबर में भी यही गाइडलाइंस थी, जुलाई में भी। थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाता है। मेनली आपके काम करने में कोई बदलाव नहीं है। वही जो काम हमने आपको 27 में या 8 जून की गाइडलाइंस में दिया था कि पहले फेज में 2 वीडियो, फिर एक्टिविटी सेशंस 1 बच्चे के साथ या 2 बच्चे के साथ, और फिर उसके बाद करिकुलम, और उसके भी एक्टिविटी सेशंस मॉक करना, और जो मॉक कर रहे हैं वो यूट्यूब से देखें, वही काम है। 30 नवंबर की गाइडलाइंस में मेन बात यह है कि हमने अनेक्षर्स नए कर दिए हैं। अब आपकी फाइल में वो नए अनेक्षर होना बहुत ज़रूरी है। अनेक्षर 1A और 1B जो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन है कि हमने ओरिजिनल काम किया है, और 1B गाइड का सर्टिफिकेशन है कि उसने जांचा है कि आपका काम ओरिजिनल है। साथ में 3A अनेक्षर नया दिया है जो गाइड जिसमें नंबर लगाएगी, और अनेक्षर 7 है जो आपकी गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। इसमें से कोई भी अनेक्षर अलग से मुझे ईमेल मत करें। पिछली बार लगभग 2000 लोगों ने केवल मुझे अनेक्षर 7 ईमेल कर दिया था। आप अगर मुझे कुछ मेल करते हैं वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल के साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रोजेक्ट सेल के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मैं उनको आपका सामान दे सकूं। तो आप अपना पूरा अनेक्षर्स अपनी ही फाइल में रखेंगे। कुछ लोग अभी भी मुझे अपना पूरी फाइल का PDF भेज रहे हैं। मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है फाइल रिसीव करने की। अगर आप मुझे फाइल भेजेंगे और पोर्टल पे अपलोड नहीं करेंगे तो वो चेक नहीं होगी। अगर पोर्टल पे अपलोड कर दी है तो भी मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई चेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ अलग से। तो सबको पोर्टल पे ही अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल ना अनेक्षर भेजें ना फाइल भेजें। एक क्वेश्चन आपका आता है कि फेज 1 में हमें 2 वीडियो एनालाइज करने हैं, पर फेज 1 तो 5 दिन का है, तो क्या हम इन 2 वीडियो को तोड़ तोड़ के 5 दिन में लिखें या 5 अलग अलग रिपोर्ट बनाएं? तो ऐसी बात नहीं है। आप फेज 1 के जो 2 वीडियो हैं उनकी पहले एक वीडियो की रिपोर्ट लिख दें, फिर दूसरे की। 5 दिन हमने आपको केवल टाइम दिया है काम करने का। हमने उल्टा आपका काम कम किया है। हमने 5 दिन में आपको 5 वीडियो नहीं कहा, हमने आपको 5 दिन में 2 वीडियो कहा है, ताकि आप उन्हें अच्छी तरह देखें और उनकी अच्छी रिपोर्ट बना सकें, 2-3 दिन लगा के रिपोर्ट बना सकें। अब आप कह रहे हैं हम टाइम कैसे दिखाएंगे, अपनी डेट्स? तो मेरा सजेशन है आप कवर जो पहला पेज फेज 1 का है वहां शुरू करिए, वहां लिखिए फेज 1, फिर डेट डाल दीजिए। मान लो आपने आज डेट करी तो 17 दिसंबर टू 23 दिसंबर डेट डाल दीजिए और अंदर अपनी 2 रिपोर्ट डाल दीजिए। ये तो जवाब हुआ फेज 1 का। फिर उसके बाद फेज 2 की भी आप लोग बहुत ये पूछ रहे हैं कि कैसे लिखनी है एक्टिविटी प्लान और एक्टिविटी रिपोर्ट, कैसे लिखनी है। उसके लिए मैं 1 मिनट के लिए ये स्लाइड आपको खोल के दिखाना चाहूँगी कि कैसे लिखनी है। एक्टिविटी प्लान आपको लिखना है मानो कि आप सब बच्चों के साथ स्कूल में काम कर रहे हैं। ठीक, आप लोग कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम एक्टिविटी प्लान कैसे लिखें। 1 मिनट में ज़रा ये, हाँ, एक्टिविटी प्लान जब आपने बनाना है, स्लाइड में अगर आप देखें, एक्टिविटी प्लान का हिंदी शब्द है क्रिया योजना, राइट? तो क्रिया योजना जो है स्लाइड शो पे ही है, आशा है दिख रहा होगा स्लाइड शो में। फुल स्लाइड का आइकन दिखने में फ्रॉम द बिगनिंग अगर मैं करूं, ओके, फ्रॉम द बिगनिंग, हाँ, एक मिनट दें ज़रा। हाँ, ये देखिए, एक्टिविटी प्लान जो आपने सेकेंड फेज में लिखना है हिंदी में होगा क्रिया योजना, सही? तो क्रिया योजना आपका शीर्षक बन जाएगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनुअल में 30 एक्टिविटी दी हैं, 30 एक्टिविटी आपको उसी क्रम में करनी है। तो मान लो पहली एक्टिविटी है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या बाहरी खेल, तो आप लिखेंगे क्रिया योजना 1 और उसका टाइटल होगा बाहरी खेल, ये आपकी टाइटल हो जाएगी। उसके बाद जैसे हम स्लाइड में देख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपका एक्टिविटी प्लान के लिए होगा गोल ऑफ द एक्टिविटी, यानी क्रिया का लक्ष्य।
यहां आप लिखेंगे कि ये बाहरी खेल से बच्चों का क्या विकास होगा, हाउ विल दिस एक्टिविटी फॉस्टर डेवलपमेंट। एक गोल हो सकता है, 2 गोल हो सकता है। फिर आप लिखेंगे क्रिया की विषय वस्तु, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी। विषय वस्तु वर्ड समझने में मुश्किल हो रही है तो उसका मतलब है वर्णन। हम जस्ट ये बताएं हम क्रिया कैसे करेंगे, और ये फ्यूचर टेंस में रहेगी क्योंकि अभी आप तो प्लान कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैं इतनी सामग्री लूंगी, ये 20 बच्चों के लिए काफ़ी होगी, इसको मैं ऐसे व्यवस्थित करूंगी, फिर मैं बच्चों से ये कहूंगी, जैसे भी हम उसे लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूं, प्लानिंग जो है वो पूरी क्लास के लिए योजना बनानी है। क्लास में हमारे पास 15 या 20 बच्चे हैं, ठीक। और अगला हमारा हेडिंग होगा उस एक्टिविटी प्लान का या क्रिया योजना का, सामग्री। हमें क्या सामग्री चाहिए, क्या ये सामग्री आपके स्कूल में उपलब्ध होगी या आप बनाएंगे, यह बताएंगे हम, ठीक। तो क्रिया योजना हेडिंग हो गया आपके पेज में, और उसके आगे आप क्रिया का शीर्षक लिख देंगे, जैसे कहानी सुनाना या रंग के ऊपर सत्र आयोजित करना, ये आपका शीर्षक हो गया। जो 3 चीजें डिटेल में बतानी है, फिर से एक बार स्लाइड को देख लें क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। डिटेल में आप लिखेंगे क्रिया का लक्ष्य, फिर डिटेल में आप लिखेंगे क्रिया का विवरण, वर्णन और मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक। तो ये आपका एक्टिविटी प्लान हुआ। अब आप में से कई लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्टिविटी प्लान तो हमारी पूरी क्लास के लिए है, पर करनी हमें एक बच्चे के साथ है। हाँ, करनी आपको 1 या 2 बच्चे के साथ है। फिर आपका ये भी प्रश्न है कि वो बच्चे हमें कहाँ मिलें, क्या हम स्कूल वाले बच्चे ले सकते हैं। तो मुझे जो आप लोगों से फ़ोन पे बातचीत से समझ में आई है, आप लोगों के कुछ के स्कूल खुल गए हैं, पर बच्चे वहाँ पे अभी पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं, वो जस्ट माता पिता भेज रहे हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चे स्कूल में अनौपचारिक रूप से आ रहे हैं और 4-5 बच्चे आते हैं, तो आप बेशक स्कूल में करें, चाहे आप घर में करें, चाहे आप पड़ोस में करें, चाहे आप किसी पार्क में करें, चाहे 2-3-4 बच्चों से करें, यह आपके ऊपर है। हर रोज वही बच्चा रहे या डिफरेंट हो, इसकी भी हमारे पे कोई वो नहीं है, रोक टोक। आप सेम बच्चा कर सकते हैं, अगर अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग करें। आप में से कुछ पूछ रहे हैं बच्चे के साथ एक साथ इतनी एक्टिविटी कैसे करें। तो फेज 2 में तो हमें पहले 10 दिन एक एक्टिविटी करनी है और अगले 10 दिन हमें 2 एक्टिविटी करनी है। तो 2 एक्टिविटी करना बच्चे के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा उसको ब्रेक दें, लगातार नहीं करानी है। फेज 3 में आप जब पूरे दिन का करिकुलम बनाएंगे 5 दिन का, तो वंस अगेन आपको यह प्लान करके बनाना है ये करिकुलम, जैसे कि आप शाला पूर्व केंद्र में अपने प्री प्राइमरी में, ये बात खत्म करके कॉल लेते हैं, जैसे आप पूरे प्री प्राइमरी में अपना करिकुलम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। हर दिन आपने जो 3-4 क्रिया लिखी हैं वो वंस अगेन आप अपने 1 या 2 बच्चे के साथ करेंगे। अब यहाँ पे 3-4 क्रियाएं एक ही दिन में करनी है, तो हाँ, आप बच्चे को बीच बीच में गैप दे दें। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने सारा सिचुएशन आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंस से बनाएं। केवल हम ये चाहते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमें ये नज़र आए कि आपको अर्ली चाइल्डहुड के पढ़ाने लिखाने की समझ है और आपका काम आपका अपना काम है, किसी के साथ किया नहीं गया। जी, पटियाला से कॉल दे दें। जी, गुरदासपुर, कॉल पूछें आप अपना प्रश्न। हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था अभी जो भी पहला विजयाचरण करना है, वो 2 वीडियो ए ग्रुप में, 2 वीडियो बी ग्रुप में दी है, उनमें से एक वीडियो लेना है। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि दोनों वीडियो को मिलाकर ही ये पहला चरण करना है। हाँ, अभी तो मैंने जवाब इसी बात का दिया ना, आप शायद सुन नहीं पाए होंगे। पहले चरण में ये 2 ही वीडियो हैं, आपको 5 दिन दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से वीडियो देख लें, समझ लें। लिखने में टाइम लगता है, लिख लें, क्योंकि आपको एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है उस वीडियो की। मैं आपको दिखा भी दूं कि हमें किस तरीके की रिपोर्ट, आपको जो वीडियो देखेंगे उसमें किस प्रकार आपने लिखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस समय स्क्रीन पे देखें,
अपनी टीवी स्क्रीन पे देखिए, जो वीडियो है, पहला वीडियो 20-25 मिनट का है, दूसरा 5 मिनट का है, उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो पहले तो आप नोट करेंगे कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 2, 3, 4, 5। हर एक्टिविटी का वर्णन करेंगे, कंटेंट मतलब आप बताएंगे उस एक्टिविटी में टीचर ने क्या किया, उसने उस एक्टिविटी के लिए क्या टीचिंग एड यूज़ किए, उस एक्टिविटी में बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था, उस एक्टिविटी का आपके हिसाब से लक्ष्य क्या था, उस एक्टिविटी में कितने बच्चे थे और आपको वीडियो में क्या लग रहा है उनकी उम्र क्या होगी। आप पूरा तो नहीं कह सकते अंदाजन, क्या वो एक्टिविटी बच्चों की उम्र के लिए उचित थी आपके हिसाब से, हाँ या ना, और आपके रीज़न। और अगर आप उस एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। तो अगर उस 25 मिनट के वीडियो में 5 एक्टिविटी है, आपको हर एक्टिविटी के लिए ये बात लिखनी है। इसको सोचने समझने करने में टाइम लगेगा, इसलिए 5 दिन का टाइम दिया है। तो ये 2 वीडियो, एक छोटा एक बड़ा, जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपका फेज 1 खत्म है। आपको क्लियर हो गया? हाँ ठीक है मैम, क्लियर हो गया मैम। एक बात और मैम, हमारा रिजल्ट आया है एक, उसमें LAB1, LAB2, LAB3 लिखा हुआ। तो मैम LAB जो 1 है उसमें 84 नंबर है, LAB2 में 20 नंबर है और आगे नॉट कम्प्लीट लिखा हुआ है। जो नॉट कंप्लीट है, मैं इस समय आपको ग्रेड कार्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता सकती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये आपके सब चीज़ के नंबर 100 में से हैं, ठीक है। तो जो आपका लैब 3 है, 100 में से आपको 20 नंबर मिले हैं। हमारे कोर्स के हर कंपोनेंट में पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। तो हर कोर्स में जब आपके पास आपको हर कोर्स DEC 1 में टर्म एंड एग्जाम है और असाइनमेंट है, वो लैब कहलाता है। DEC 2 में टर्म एंड एग्जाम है और असाइनमेंट है। DEC 3 में टर्म एंड एग्जाम है और असाइनमेंट है। हर ये जो 6 की 6 चीज़ें हैं, इसमें आपको 100 में से 35 नंबर कम से कम चाहिए। किसी भी एक चीज़ में अगर 35 नंबर से कम आएंगे तो वो चीज़ इनकम्प्लीट है, वो आपको दोबारा करनी है। जब आपको रियल ग्रेड कार्ड मिलेगा तो ये नंबर नहीं दिखेंगे आपको नंबर, क्योंकि टर्म एंड एग्जाम के फाइनल 70% वेटेज है, तो 70% वेटेज के हिसाब से नंबर दिखेंगे, और लैब की 30% वेटेज है तो 30% के हिसाब से नंबर दिखेंगे। पर वो नंबर भी आप पास नहीं कहलाए जाएंगे क्योंकि आपके वो 35 नंबर नहीं हैं। तो जो आप सब लोग अभी ग्रेड कार्ड देख रहे हैं, जो भी नंबर देख रहे हैं, ये 100 में से है। अगर आपको किसी भी चीज़ में से 100 में से 35 नहीं मिले हैं तो यानी आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको अगर असाइनमेंट है तो आपको दोबारा असाइनमेंट देना होगा, आप भर दें। अभी तारीख चल रही है असाइनमेंट की, आप ये देखें कौन से वाले कोर्स की लैब आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, वो असाइनमेंट तुरंत करें और भेज दें, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? मैम थैंक यू मैम, क्लियर। मैम एक सवाल पूछे। तो मैम जो प्रोजेक्ट अब करना है, तो मैम जिस डेट से हमें मैसेज आया है रीसबमिट का, तो उस रीसबमिट से जो डेट मेंशन करनी है, जो पहले कह रहे थे 30 दिसंबर तक जो वो सबमिट करना होगा, तो मैम डेट हम कौन सी मेंशन करें प्रोजेक्ट में? मैंने आपको 2 दिसंबर की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, जो कुछ लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लगी, मैंने तब कहा था कि रिजल्ट का वेट करे बिना आप प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अपनी डेट, अपना प्रोजेक्ट वर्क रिजल्ट आने से पहले ही आप काम शुरू कर सकते थे। आपने अगर पहले से 2 दिसंबर से ही मेरे कहने से काम शुरू कर दिया तो आप 2 दिसंबर की डेट डालें, क्योंकि एटलीस्ट मेरी तो सलाह आप लोगों को थी कि आप तभी से काम शुरू कर दीजिए। आई होप मेरी बात क्लियर है। ठीक है मैम। जो हाँ पूछ लीजिए। हाँ लुधियाना पूछिए। हेलो। हाँ मैडम बोले। हाँ जी मैम, हमने गाइड के बारे में पूछना था। पूछें। हाँ जी मैम, जो हमने पहले गाइड बनाया था वो अब फॉरेन चले गए हैं। हमारे पास अब गाइड है जो बीएड टीचर हैं, उन्होंने सेमिनार वगैरह भी लगाए हैं प्री प्राइमरी के,
हम उन्हें गाइड बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। उनको अनेक्षर 1 भी जरूर दिखा दीजिएगा कि उनको आपके हर वीडियो देखने हैं। उनको अनेक्षर बी पे सभी गाइड्स के लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अपने गाइड्स को अनेक्षर 1 भी दिखा दीजिए, क्योंकि गाइड को सर्टिफाई करना है कि आपका काम ओरिजिनल है। वो अपना ईमेल और फोन नंबर भी देंगी और इस बात पे मानेंगी कि यदि यूनिवर्सिटी चाहे तो यूनिवर्सिटी उनसे संपर्क करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती है। तो आपको अपने हर वीडियो वगैरह जो है वो गाइड को दिखाने हैं। गाइड को जरूर अनेक्षर 1 भी दिखा दें, उनको उनका क्या दायित्व है ये समझा दें। हाँ जी मैम, ऐसा तो नहीं उन्होंने 15 में जब से 2017 से प्री प्राइमरी शुरू हुई है तभी से उन्होंने सेमिनार वगैरह लगाए हैं, जिसमें हर साल 10-5 सेमिनार लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम एक ये पूछना था, रिजल्ट कब तक क्लियर होगा? कौन सा रिजल्ट? मैम प्रोजेक्ट का हमारा ना हमें कमेंट शीट आई है, हमारा अभी प्रोजेक्ट का रिजल्ट शो नहीं हो रहा, कुछ भी ना रीसबमिट आ रहा है। आ जाएगा, 2-4 दिनों में और लग जाएगा। आप भी थोड़ा सोचें, यूनिवर्सिटी को समय लगता है लगाने में, और आ जाएगा आपका रिजल्ट 2-4 दिन में। मेरे जो लगता है इस वीकेंड तक आ जाएंगे। लगभग सभी के आ चुके हैं। हाँ जी। थोड़े से ही रिजल्ट रह गए हैं, तो आ जाएंगे आपके भी रिजल्ट। आपने प्रोजेक्ट वर्क तो वैसे शुरू कर लिया है मैम? वो आपकी इच्छा है। हाँ जी। क्योंकि मैंने जब कहा था तो कुछ लोगों ने मुझे गलत समझा कि मैं कह रही हूँ कि, तो ये आपकी इच्छा है, आप देख लें इसमें। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना? नो मैम। ओके जी, मैं आगे आपको बताती हूँ। और भी आप लोगों के प्रश्न हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि वीडियो तो हमने जो कहा है कि 3-4 मिनट का बनाओ, पर एक्टिविटी तो बड़ी होती है। तो बिल्कुल सही है। आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि क्योंकि हमने कहा है कि 3-4 मिनट का वीडियो बनाओ तो एक्टिविटी 3-4 मिनट में खत्म करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा है कि आप 3-4 मिनट का वीडियो बनाओ ताकि आपके ऊपर ज्यादा मुश्किल ना पहुंचे। आपकी एक्टिविटी तो कोई भी आप करेंगे 15-20 मिनट से तो कम कुछ होगा नहीं ना, वरना वो तो कोई एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना आप बच्चे को कि ये लो जाओ, वो पेड़ है, पेड़ को छू के वापस आ जाओ और एक्टिविटी खत्म। ये तो हम नहीं करेंगे। तो हमें तो एक कोई अच्छी एक्टिविटी बनानी है जिसमें बच्चे का विकास हो। ध्यान ये रखिएगा। तो 3 से 5 मिनट का टाइम इसलिए कहा है कि आपको कम से कम समय में आप कुछ काम करके अपने गाइड को दिखा सकें। क्योंकि याद रखिए, गाइड को आपको नंबर देने हैं 10 नंबर जो आपके लिखित एक्टिविटी प्लान के, 10 नंबर जो आप रिपोर्ट लिखेंगे। अब जो 10 नंबर आप पहले स्कूल में गाइड के सामने काम करते थे बच्चे के साथ और वो आपको ऑब्जर्व करती थी, अब वो नहीं कर सकती। इसलिए आपने वो छोटा सा एक वीडियो हर एक्टिविटी का बना के गाइड को दिखाना है। तो एक्टिविटी तो 15-20 मिनट की होगी, वीडियो आप छोटा बना के गाइड को दिखाएंगे। और अगर कोई पूरे वीडियो बना के दिखाना चाहता है तो वो आपके और गाइड के बीच में है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे वीडियो बना के भी गाइड को दिखाएं। जी, फरीदकोट की कॉल दे दें। हेलो जी मैम, मैं नितिन बात कर रहा हूँ। जी मैडम, मैंने ना अपना फॉर्म अप्लाई किया था इंग्लिश मीडियम में। हिंदी और तमिल की ऑप्शन आ रही है ना उसमें। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम मैडम कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, ना कोई बुक्स मिल रही है, ना गाइड मिल रही है। आपने कब अपने आप को एनरोल किया? मैडम हो गए 15 डेज के आसपास, न्यू अप्लाई किया अभी। तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ा सा 1-1.5 महीना वेट करिए, आपको मिल जाएंगी किताबें। हिंदी मीडियम की किताबें भी तो लोगों को नहीं आई होंगी ना, जो भी न्यू एडमिशन है उनको अभी मार्केट में आ गई है ना हिंदी की। तो काफी मार्केट मुझे पता नहीं मार्केट में क्या आया है। मेरी आपको सलाह है कि इग्नू के मटेरियल से ही पढ़ें, कुंजियों से ना पढ़ें। यहाँ मैं केवल इग्नू की बात कर रही हूँ, मार्केट की नहीं। हम आपको स्टूडेंट को मटेरियल भेजते हैं, हमारी वेबसाइट पे असाइनमेंट रहते हैं, और हम आपको बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं कि केवल इग्नू का मटेरियल यूज करके इग्नू से ही पढ़ें। मार्केट में क्या मिल रहा है इसका ना मुझे पता है, ना मेरे को इसके ऊपर कुछ कहना है। आपको यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, आपको यूनिवर्सिटी मटेरियल भेजेगी। मैडम एक मैंने बात और पूछनी थी। हाँ, जो पीसीपी वगैरह लगाने होते हैं जो है हमने, क्या चीज? जो पीसीपी जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कुछ भी हैं। हाँ बिल्कुल,
उसका भी टाइम वगैरह, टाइम टेबल सारा कुछ आपको सब मिलेगा। आप अभी 15 दिन ही एनरोल हुए हैं, अभी आपकी एनरोलमेंट कंफर्म होगी, आपको सब मिलेगा। आपके पास पूरा साल भर है काम करने के लिए। आपको सब, जब आपने भरा था प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम गाइड में पढ़ा था, तो आपने देखा था उसमें 4 कोर्स हैं। चौथा कोर्स है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको बच्चों के साथ काम करना है। ये जो सारी बातचीत आप सुन रहे हैं ये प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड ही है। अगर आप सुनेंगे तो आपको इसमें आपको और थोड़ा सा समझ आएगी कि क्या करना है प्रोजेक्ट वर्क में। बाकी 30 नवंबर की गाइडलाइंस। आप कहाँ से, रीजनल सेंटर से हैं? नहीं, मैं फरीदकोट से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। पंजाब से, तो आपका रीजनल सेंटर खन्ना होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, खन्ना। हाँ, तो खन्ना की वेबसाइट एक्सप्लोर करते रहिए। खन्ना बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन है खन्ना की वेबसाइट में। 30 नवंबर की गाइडलाइंस हैं जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट में क्या करना है वो लिखा है। आपको समझने में थोड़ी कठिनाई इसलिए होगी कि अभी तक आपके पास प्रोजेक्ट मैनुअल नहीं है। ई ज्ञान कोश के 3 वीडियोस के लिंक्स हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ कि जहां आप अटकें कि अब अगला हमें क्या करना है, क्योंकि गाइडलाइंस अंग्रेजी में है पर आपके रीजनल सेंटर ने उनको पंजाबी में भी अपलोड किया है। फिर भी अगर सुन के ज़्यादा बेहतर समझ आती है तो 2 दिसंबर को जो 1.5 घंटे का यहाँ से सेशन गया था, उनके ई ज्ञान कोश के लिंक्स खन्ना के सेंटर पे हैं। वो सेंटर की साइट, जब तक आपके पास टाइम है और मटेरियल नहीं आ रहा है, आप ये साइट एक्सप्लोर करिए। और इग्नू का ई ज्ञान कोश, इग्नू की एक वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, उस पे आपको सॉफ्ट कॉपी इंग्लिश मटेरियल, हिंदी मटेरियल, सबकी जो इग्नू की कॉपीज हैं वो मिलेंगी। ई ज्ञान कोश की साइट एक्सप्लोर करिए। जब तक आपको हार्ड कॉपी में मटेरियल नहीं आता वहां से पढ़िए। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, तो मैं वीडियोस की आपको बात बता रही थी। आई होप ये वीडियोस जो फेज 2 के हैं इसका लोगों को क्लियर हो गया है कि ये नहीं कि 3 मिनट की एक्टिविटी बनानी है, और ना ये घबराना है कि एक्टिविटी बहुत लंबी है तो हम इतने लंबे लंबे वीडियो कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम वीडियो जो लेते हैं उसकी फ़ोटो अपनी फाइल में लगाएं। बिल्कुल लगाएं। हम तो कहेंगे हर एक्टिविटी की फ़ोटो लगाएं अगर आप लगा सकते हैं। एक एक एक्टिविटी भी काफ़ी, एक एक फ़ोटो भी हर एक्टिविटी के लिए काफ़ी है। जो भी चीज़ ये प्रमाण दिखाती है कि आपने अपना काम स्वयं किया है वो आप ज़रूर लगाएं। जी पटियाला, बताएं। पटियाला बताएं आप। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो डीएससी का प्रोजेक्ट वर्क है ना, उसका जो रिजल्ट है अंडर प्रोसेस है, इसका क्या मीनिंग है मैम? इसका मतलब यही है कि आपका रिजल्ट अभी लगेगा। अंडर प्रोसेस मतलब लगेगा, लग जाएगा। जो मैंने अभी बताया 2-3 दिन में, वीकेंड तक सभी रिजल्ट लग जाने की उम्मीद है। लगभग 80% रिजल्ट लग चुके हैं। जो 20 ओके। अच्छा मैम, इसका मतलब है कि हम पास हो भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, श्योर नहीं है कि हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब अभी आपका रिजल्ट लगा नहीं है तो आप पास भी हो सकते हैं, नहीं भी। बिल्कुल सही। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। कुछ लोग ये पूछते हैं कितना लंबा लिखें, रिपोर्ट कितने पेज की लिखें। तो हमारे पे पेज की कोई बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि वीडियोस की रिपोर्ट लिखने में आपको क्या क्या लिखना है। मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी प्लान जब आप करेंगे आपको क्या क्या लिखना है। जो एक्टिविटी प्लान आप बनाएंगे उसको फिर आपको एक बच्चे के साथ करना है। ठीक है, एक्टिविटी प्लान आपका होगा सारी क्लास के लिए। मानो आप लिखेंगे कि मैं पेंटिंग की क्रिया आयोजित करूंगी, तो जब आप एक्टिविटी प्लान यानी क्रिया योजना में उसका वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन इस प्रकार करिएगा कि क्लास के 20 बच्चे हैं तो अब क्या करेंगे आप, कैसे आप कितना पेपर लेंगे, कितना मटेरियल लेंगे, इस तरीके से आप बताएंगे। ओके, रोपर आप बताएं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ हेलो। हाँ जी। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ? नहीं, वीडियो अपलोड आप कहीं करने की कोई जगह ही नहीं है तो आप कहाँ अपलोड करेंगे। कोई हम आपको बताते किसी जगह पे तब आप अपलोड करेंगे। वीडियो केवल आपको अपनी गाइड को दिखाना है। ठीक, परंतु जैसे हमारे स्कूल खुल रहे हैं मैम, जैसे स्कूल खुल रहे हैं ना हमारे, तो हम वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रख के वहाँ पे बच्चे को लेके कर सकते हैं? मैडम, अभी मैंने इन दोनों क्वेश्चन का ही आंसर पहले दिया था, तो आप आगे भी जुड़े रहें, सुनते रहें जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि
आप जब सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं फ़ोन मिलाऊंगी तो मैं और जो बहुत चीज़ें बोलती हूँ वो रह जाती हैं। तो ये वही एक केस हो रहा है, इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी बात सुन लें पहले। वीडियो आप अपलोड नहीं करेंगी, पर आपको अपने गाइड को हर वीडियो दिखाना है, क्योंकि गाइड ने ये सर्टिफाई करना है अनेक्षर 1B में कि हाँ मैंने हर वीडियो देखा, तभी आपको वो 10 में से नंबर देंगी। ठीक। और जो आपका दूसरा प्रश्न यही था कि सॉरी, दूसरा प्रश्न क्या पूछे आप? मैम कि बच्चे जैसे हम, हाँ, बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं, राइट। तो मैं जैसे कह रही हूँ, आप में से कई लोगों ने ये बात कही है, तो आपको बच्चे जहां भी मिले आप काम करें, नॉट अ प्रॉब्लम। पर स्कूल जा रहे हैं तो शायद उनकी अभी औपचारिक तरीके से आप उनके साथ नहीं है, इनफॉर्मली वो आ रहे हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। आप स्कूल में बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन वो बच्चे नहीं आए, कोई और बच्चे आए, वो भी ठीक है। अगले दिन आप स्कूल नहीं गए, अपने घर में ही किसी पड़ोस के बच्चे के साथ काम किया, वो भी ठीक है, राइट। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। और एक बात ये पूछनी थी कि जैसे मैसेज आ रहा है टेक्स्ट मैसेज फीस का या मतलब 650 का, वो तो मेल या कुछ भी नहीं आया मैम, बस उसमें शो हुआ ग्रेड कार्ड में भी, मतलब रीसबमिट प्रोजेक्ट। क्या मैडम, आपकी शुरू की बात मुझे समझ नहीं आई, जरा दोबारा बोलें। मैम जैसे हमारा ना प्रोजेक्ट वर्क का रीसबमिट ग्रेड कार्ड में शो हुआ है, राइट। और उसका कोई भी टेक्स्ट मैसेज या मतलब कोई भी ईमेल नहीं आई, आ जाएगी। तो इसका मतलब, हाँ, ओके, इसका मतलब प्रोजेक्ट को दोबारा रीसबमिट करना है। हाँ, रीसबमिट का मतलब, सबको फिर से मैं क्लियर कर दूं, रीसबमिट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पहले फाइल सबमिट करी थी उसे दोबारा सबमिट करते हैं, नहीं। हाँ जी, हाँ जी। रीसबमिट का मतलब है आपने जो पहले काम दिया वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं पाया गया, और अब आपको नए तरीके से नया काम करके नई फाइल बनानी है। पुरानी ही फाइल को ठीक ठाक करके नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, कई लोगों की एक जैसी फाइल है, यह उचित नहीं है। ठीक। तो रीसबमिट की कमेंट शीट भी आप तक पहुंचेगी। कमेंट शीट पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो ईमेल के थ्रू भेजनी पड़ती है सबकी अलग अलग, थोड़ा सा उसमें समय लगता है। हाँ जी। तो ये आपकी इच्छा है, आप कमेंट शीट का वेट करके काम करेंगे या पहले से ही काम शुरू कर देंगे, आपकी इच्छा। नहीं मैम, काम शुरू कर दिया मैंने 2 तारीख से ना, पहले ही आपको ठीक। 20 दिन पहले सुना था। ठीक है, और कुछ? थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी, अमृतसर बताएं। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने ना गाइडलाइंस में वीडियो डाली हुई है, तो वो ना पूरी की पूरी हमने अच्छी तरह से देखी है, और उसमें ना जो टाइमिंग की एक्टिविटी है ना, वो 1-1 मिनट बाद में चेंज हो जाती है। तो जब 1 मिनट के टाइम का भी हमने वो विश्लेषण और अवलोकन करना है, टाइमिंग जो है उसकी 2 to 3 रखनी है, या 1 मिनट का ही हम कर सकती हैं? जो एक्टिविटी, देखिए वीडियो बना हुआ है, बेस्ट चीज तो नहीं है, है ना, बहुत अच्छी चीज तो नहीं है कि केवल हम 25 मिनट के वीडियो को ही एनालाइज करें, पर इस समय कोरोना सिचुएशन में हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो आप जो वीडियो में, अगर आपको लगता है कि 1 मिनट बहुत कम था, तो उसके ऊपर आपको जो भी अपना एनालिसिस लिखना है वो लिख दीजिए। 2 या 3 मिनट की एक्टिविटी है, क्योंकि वीडियो तो सब कुछ इकट्ठा कर करके बनाया गया है ना। वो तो जस्ट अपने वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि आपका उसमें इस तरीके से रिपोर्ट लिखानी है, पर अब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बात आपकी समझ रही हूँ कि कोई चीज़ सिर्फ 1 मिनट के लिए दिख रहा है तो उसमें आप क्या लिखें। तो जितना भी एक्टिविटी अगर 1-1.5 मिनट के लिए लिख रहा है, उसमें आपको जो समझ में आता है उसको लिख दीजिए। ठीक है मैम। जैसे ना मेरे को 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक की एक्टिविटी समझ लगी है। हाँ। और उसके बाद में जो 1 मिनट की थी, वो जैसे एक्टिविटी नहीं थी, अदर्स थी, जहाँ प्रैक्टिस थी, उसको हम टाइम जो है वो कट कर सकते हैं उसमें से? नहीं, आपको जो दिख रहा है ना उसको उसी टाइम के हिसाब से लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपका इवैल्यूएटर ये मानेंगे कि आपने वो देखा ही नहीं, है ना। आप लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए 1 मिनट की थी, इसमें हमें इतना ही विश्लेषण करने के, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है जिसका हम विश्लेषण करें, है ना। उस वीडियो में मटेरियल नहीं है कि हम उतना विश्लेषण करें। एक मैम जो 3rd पार्ट है ना, उसकी कंफ्यूजन है कि वो हमने क्या स्कूल जाकर करना है, जहाँ जो पहले बच्चों 2nd पार्ट के बच्चों से जो भी हमने कार्य घर में किया है, जहाँ पार्क में किया है,
और 7 डेज का भी करिए, उन्हीं पर ही हमने करना है। मैडम कंफ्यूजन क्यों है मुझे पता नहीं। गाइडलाइंस में कहीं लिखा नहीं है कि आपको स्कूल जाना है। गाइडलाइंस के शुरू में ही कह रखा है कि क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं इसलिए हम आपको यह सब बोल रहे हैं। नो मैम, मेरे को किसी ने गाइड किया था कि लास्ट 7 डे वाला जो है वो स्कूल में ही जाकर करना है, मैंने इसलिए आपसे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने ये बात बोली कि मुझे किसी ने गाइड किया था इसलिए मुझे लग रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, किसी के कहने पे अपना काम मत करिए। आपके पास रिटन में 20 पेज की गाइडलाइन है, और अगर किसी को रिटन इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल है तो आपकी रीजनल सेंटर ने उसको पंजाबी में कर दिया है। और अगर पढ़ने में समझने में भी मुश्किल है तो ई ज्ञान कोश के 3 सेशन खन्ना की वेबसाइट पे लगे हैं। केवल अपने, मैडम, केवल अपनी समझ, अपनी पढ़ाई और आपने अपने कानों से क्या सुना उस पे भरोसा करें। बिना देखे अगर किसी से पूछेंगे, करेंगे, तो उसकी समझ आपके प्रोग्राम में दिखेगी। पता नहीं उसने सही समझा या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आधा दिन निकाल के पहले गाइडलाइंस पंजाबी या अंग्रेजी में पढ़ लें, और जो आधे आधे घंटे के 3 वीडियो हैं, एक दिन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले फेज़ 1 के वीडियो देख लें, फिर फेज़ 2 के, फिर फेज़ 3 का, पर केवल अपनी द्वारा पढ़ी गई और सुनी गई बात पे विश्वास करें और वही काम करें। किसी का ने कहा था पे मत जाइए। दोबारा रीसबमिट आप करेंगे तो किसी के कहने पे गलत सबमिट हो गया तो आपके पास बिल्कुल चांस नहीं रहेगा कुछ भी करने का। ओके, तो मैम एक और क्वेश्चन था कि जो पहला पार्ट है ना, उसके 2 ही अवलोकन करने हैं ना, दोनों वीडियो के एक। मैडम तीसरी बार मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीसरी बार भी रिपीट कर देती हूँ, पर आप जब लिखित गाइडलाइन में ये लिखा है तो आप उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? हमने जब लिखा है कि 2 ही वीडियो हैं तो और ज़्यादा क्यों आ जाएंगे? लिखित चीज़ है। ई ज्ञान कोश पर भी सॉरी, आपके वो जो वीडियोस हैं उसमें भी बोली गई है, तो फिर इसमें क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे पास लगभग 200 फ़ोन आते हैं, लगभग 100 व्हाट्सएप मैसेज हैं। मुझे उस समय लगता है कि कितना समय वेस्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे फ़ोन करके। सब बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो लिखी हुई बात है, जो ई ज्ञान कोश के वीडियोस पे सुनी गई बात है, उस पे आप प्लीज़ पूरा भरोसा रखें। ओके मैम, मैं कुछ अलग से आपको नहीं बताऊंगी जो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ या वो नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर बेसिक गाइडलाइंस जो अपलोड की गई हैं उन पे भरोसा रखें, वही काम ही करना है। ओके, तो कुछ लोग जैसे पूछते हैं कितने पेज का लिखें, तो हमें पेज से नहीं है। ये नहीं कि आपका कहानी सुनाने का सत्र था, क्रिया योजना, तो आपने 1.5 पेज की कहानी लिख दी तो नंबर मिल जाएंगे। नहीं, पूरा इस चीज़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट वर्क से हम क्या समझना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क से हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी कितनी समझ बनी है कि अलग अलग क्रियाएं किस क्षेत्र में बच्चे का क्या बढ़ावा करती हैं। आपकी क्या समझ बनी है कि किस उम्र के लिए कौन सी क्रिया उचित है, या आपकी क्या समझ बनी है कि अगर क्रिया गलत हो गई, बच्चों को आपने करी तो बड़ी अच्छे इंटेंशन से पर बच्चे को पसंद नहीं आई, तो क्या आप अपने ही काम का क्रिटिकल विश्लेषण कर सकते हैं कि मुझे तो इसको बेटर करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये समझ अगर आपकी लिखाई में 1 पैरा में आ जाए, 2 पैरा में आ जाए, और आप 5 पेज भी लिख सकते हैं और ये समझ नहीं दिख सकती है, तो उन 5 पेजों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पेज भरने की मेंटालिटी ना रखें। 250, 300, 400 पेज की प्रोजेक्ट फाइल भरने की मेंटालिटी नहीं चाहिए। आपके काम से आपका छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो समझ आपकी झलकेगी तो हर एक को ज़रूर नंबर मिलेंगे। सामग्रियाँ आपकी अपनी हैं। आपने बच्चे के साथ एक्टिविटी करी, कोई ड्राइंग करी, उसका प्रमाण लगाएं, और बच्चे द्वारा ही, ये नहीं कि हम खुद उस पेज पे बच्चे की तरह बन के ड्राइंग करके लगा दें। बहुत साफ दिख जाता है। इवैल्यूएटर्स जो हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जी संगरूर, बताएं, पूछें संगरूर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, ये पूछ रही हैं भी सानू किवें पता लगूगा मैम साडा प्रोजेक्ट चेक होया? मैम कोई मार्क्स तो आए नहीं है कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਸਬਮਿਟ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। मैडम रीसबमिट ਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੀਸਬਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਬਮਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 35 ਤੋਂ ਕਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਡ 'ਚ 35 ਤੋਂ ਕਮ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਰੀਸਬਮਿਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 35 ਤੋਂ ਕਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਡ ਜੂਨ 2020 ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਥਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਥਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਮ? ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੀਸਬਮਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੀਸਬਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 35 ਤੋਂ ਕਮ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸਬਮਿਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 100 ਤੋਂ 80 ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ 80 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਂਝੇ ਹੀ ਉੱਥੇ 80 ਲਿਖਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਦੀजिए प्लीज़। जी गुरदासपुर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैडम जी, एक तो मैं पूछना फेस बारे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ फेस 1 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ, फेस 2 ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ 4 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਰਡਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਫੇਸ 2 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 30 ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖੌਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। 20 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10 ਮੁਖੌਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏ 1, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2-4 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ।
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਰੀਸਬਮਿਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਰੀਸਬਮਿਟ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ SJV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ में ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਖੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਈ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 3 ਲਿੰਕਸ ਅਪਲੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ में ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਪਰਨਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੰਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਫੇਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, 3:30 ਤੋਂ 4। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਫੇਸ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਫੇਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। इनकी कॉल नहीं कट करिएगा, ये सोच रहे हैं, इनको सोचने दीजिए अपने क्वेश्चन। रविशंकर जी ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਕਾਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ 3:30 ਤੋਂ 4। ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਡਮ ਫੇਜ਼ 1 ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਜਦ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਗਾਈਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 1 ਚ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ? ਤੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀਡੀਓ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ 1 ਚ ਗਾਈਡ ਦਾ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, अवलोकन और विश्लेषण लिखिया सी। तो पहला नोट्स हुण लिखण दी कोई लोड़ नहीं है। होर भी मैं देख रही हाँ तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन हैगे ने। हाँ, तुसी कह रहे हो कि 3rd फेज च एक बच्चे दे नाल 4 एक्टिविटी करने च टाइम लगेगा, उस च वो बच्चा तंग आ सकता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तुसी फेज 3 च पहुँच जाओ और उस बच्चे दे नाल तुहानू 3 या 4 एक्टिविटियां करनियां ने ते उन्हां नू एक तो एक बाद करन दी लोड़ नहीं। तुसी गैप दो, बच्चे नू आराम करन दिओ, फिर तो दूजी एक्टिविटी करो। पर अगर तुहाडी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग होएगी तो बच्चा तुहाडे नाल जुड़िया ही रहेगा। हाँ जी, लुधियाना प्लीज पूछे। लुधियाना पूछ लीजिए। हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी मैडम, मेरे ग्रेड कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। हाँ जी मैडम, ਉਹ नॉट कंप्लीट ਆ ਰਿਹਾ, ਰੀਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। नॉट कंप्लीट तो ਤੁਹਾਨੂੰ DEC 1 DEC 2 DEC 3 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? नॉट कंप्लीट ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? DEC 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਚ ਨॉट ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਲੈਬ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਲੈਬ 2 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਬ 2 ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਚ? DEC 2 ਦੇ? ਲੈਬ 2 ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? DEC 2? ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। अच्छा, प्रोजेक्ट वर्क ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਦੇ ਨॉट ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਡ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ 100 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 100 ਤੋਂ 35 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 35 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨॉट ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਬਮਿਟ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ, क्योंकि 35 नंबर नहीं है ना, तो उन्होंने रीसबमिट ही समझना है। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। फेज 3 में जो आप एक्टिविटीज लिखेंगे, थोड़ा ये ध्यान रहे कि वो फेज 2 की रिपीट ना हो, क्योंकि 1-2 जो कमेंट शीट्स मैंने पढ़ी हैं जो आप लोगों पे जा रही हैं, उसमें ये है कि फेज 2 की जितनी एक्टिविटीज करी हैं वही रिपीट करके फिर से फेज 3 में कर दी हैं। तो ये नहीं करिए, क्योंकि फेज 3 में आपको पूरा पॉइंट यही है कि आपको नया एक्टिविटी सोचना है। लिखने में जो मुश्किल, अभी पहले जो एक स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे, तो लिखने में मुश्किल का केवल एक ही बात है कि बस लिखना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, और रिपोर्ट लिखना तो सबसे ही आसान काम है। जो बच्चे ने लिखा, बच्चे ने जैसे काम किया वैसे ही आपको लिखना है, तो उसमें तो कोई 2 बातें वो नहीं है।
जैसे भी बच्चे ने किया उसको उसी तरीके से लिख देना है। तो बहुत आसान है, इस चीज़ से घबराएं नहीं। हर रोज़ की 2-3 एक्टिविटी भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेन काम है अपना काम खुद करें और उसमें आपका ये दिखे कि आपको संकल्पनाओं की जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की आप में समझ है। हाँ, अगर आपने फेज़ 2 का काम और फेज़ 3 का काम बच्चे के साथ किया है तो आपको बाद में 5 YouTube के वीडियोस नहीं देखने हैं। 5 YouTube के वीडियोस की अलग से रिपोर्ट तब लिखनी है अगर आपने फेज़ 2 और 3 में बच्चों के साथ काम नहीं किया। अगर आपने मॉक सेशन किए हैं तो तब आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 में मॉक सेशंस अगर करे हैं तो आप 5 YouTube के वीडियोस ढूंढेंगे जो फेज़ 1 में जो हमने वीडियोस बताए हैं उनसे अलग होंगे और फिर आप उन 5 YouTube वीडियोस का एनालिसिस करके लिखेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि फेज़ 3 में सिर्फ करिकुलम बनाना है। नहीं, फेज़ 3 में करिकुलम के अलावा जो भी आपने करिकुलम में एक्टिविटी लिखी हैं वो बच्चे के साथ करनी है। और अगर मॉक सेशन किए हैं, बच्चा नहीं है, तो ये सब एक्टिविटी के मॉक सेशन करने हैं। मॉक सेशन मतलब झूठ मूठ सोच के कि सामने बच्चे हैं, उसका भी वीडियो बना के गाइड को दिखाना है। और जिन्होंने मॉक सेशन किए हैं वो 5 YouTube के वीडियोस ढूंढेंगे अलग, जो फेज़ 1 से अलग हों, और उनकी रिपोर्ट लिखेंगे और अपनी फाइल में वो जो वीडियो है उसका URL देंगे, क्योंकि जब इवैल्यूएटर आपकी फाइल चेक करेगा तो वो URL डाल के वो भी आपके वीडियो देखेगा, तभी तो वो देख पाएगा आपकी रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। तो आज का टाइम यहाँ पे अप हो रहा है, हम अभी यहीं पे बात खत्म कर रहे हैं, पर कल फिर से 3:30 से 4 आपके साथ हैं। कोई भी किसी के किसी भी प्रकार के प्रश्न है, कल 3:30 से 4 दोबारा आप पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आज का ये रिपीट प्रोग्राम 9 से 10 दोबारा टेलीकास्ट किया जाता है। जो आज अभी नहीं देख पाए वो 9 से 10 ज़रूर देखें। सो सभी को ऑल द बेस्ट। काम मुश्किल नहीं है, समय ज़रूर लगेगा। उसका एक ही बात है कि आज से ही शुरू हो जाइए और रोज़ 1-1.5-2 घंटा निकाल के अपनी प्रोजेक्ट फाइल जल्दी से जल्दी बना लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।